तो दोस्तों हम आ गए हैं एक नया चैप्टर लेके, कंडीशनल सेंटेंसेस। अगर आप इस चैप्टर को पहली बार देख रहे हो तो मेरा सजेशन ये है आप लोगों के लिए, पहले आप वर्ब को जाके देखें, क्योंकि उस चैप्टर में मैंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो इस चैप्टर यानी कंडीशनल से रिलेट करती हैं। और जब आप वर्ब को अच्छे से पढ़ लेंगे फिर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे। वर्ब में भी ऐसा नहीं सारा पढ़ना है, आपको इंट्रो ही पढ़ ले। एक चैप्टर मैंने बताया था इंट्रोडक्टिव सेंटेंसेस, वो देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन था, सारे डेफिनेशंस थे, वो देख सकते हैं। दूसरा मोडाल्स, ये दो चैप्टर आप देख के आए तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा यहाँ इस चैप्टर में। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। मेरा नाम रामकृष्ण है दोस्तों, और मैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में 2018 से पीए के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। और आप अगर कोई भी चैनल से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इस इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हैं। इसलिए मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, ये है मेरा हैंडल जो नीचे दिया हुआ है, Ram_Krishna 2015। और इसका मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब हम लोग और मोटिवेटेड होंगे, हमारी जो टीम है वो और मोटिवेटेड होगी। और आपको पता ही है, अगर एक बार मोटिवेटेड होते हैं तो और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आप जो हमारे लेक्चर्स हैं, जो वीडियोस हैं, उनकी पीडीएफ चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जामटोपिया को सब्सक्राइब करें। लेकिन अभी ये प्राइवेट है, आप इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके सब्सक्राइब करें। वहाँ पे आपको इसका जितने भी पीडीएफ हैं वो मिल जाएंगे। और भाई यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा लो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होती हैं कि जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस हैं वो दो पार्ट में होती हैं। पहली एक पार्ट जो होता है रिजल्ट होता है, एक पार्ट जो होता है उस रिजल्ट के लिए एक शर्त रखी होती है कि ये काम तभी होगा जब आप इसको फॉलो करो। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम। अब इस सेंटेंस को अच्छे से समझे, क्योंकि यही एक ही सेंटेंस है जो आपको कंडीशनल की पूरी समझ आपको दे सकता है। बस इसी को अच्छे से समझे, बाकी चीज़ें हैं, क्वेश्चन बनानी अलग चीज़ है, लेकिन एक कंसेप्ट बिल्ड करना है तो उसे अच्छे से देखें। देखिए इस सेंटेंस में आपको दो पार्ट नज़र आ रही होगी। एक है यू विल पास द एग्ज़ाम, एक पार्ट ये है। दूसरा है इफ़ यू वर्क हार्ड, मतलब यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे। अब समझना ये है कि यू विल पास द एग्ज़ाम मतलब आप परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएंगे, परीक्षा को पास कर लेंगे। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठोर परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो यानी जो हमारा लक्ष्य क्या है, हम चाहते क्या है, हम परीक्षा को पास करना चाहते हैं। यहाँ पे हम मेहनत करना नहीं चाहते, करना पड़ रहा है। यानी हमारा जो रिजल्ट है, ठीक है ना, रिजल्ट जो है हमारा वो है यू विल पास द एग्ज़ाम। की हमारी जो इच्छा है, हमारा जो मुख्य काम है, जो हम चाहते हैं, मेन काम, प्रिंसिपल वर्क, वो है यू विल पास द एग्ज़ाम, यानी परीक्षा को पास करना। और चूंकि अब परीक्षा है भैया, बैठे बैठे तो पास हो गई नहीं, परीक्षा पास करनी है तो उसके लिए कुछ तो करना होगा। क्या करना होगा? हार्ड वर्क, यानी मेहनत करनी होगी। तो ये इस परीक्षा को किए जाने वाला मेहनत, यानी अगर परीक्षा पास करना है तो एक शर्त है, बस कड़ी मेहनत कीजिए, आप परीक्षा को पास कर जाएंगे। तो ये दो बातें मोटा मोटी होती हैं। अब जो हमारा रिजल्ट वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। और जो हमारा शर्त वाला चीज होता है, जिसमें शर्त होता है, वो हमारा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, डेफिनेशंस में भी और मोडाल चैप्टर में भी थोड़ा बहुत हमने इसका चर्चा किया है, तो आप उसे जरूर देखिए। अब बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस में, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझते हैं। जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस है दोस्तों, शर्त सूचक बात कि यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप परीक्षा पास कर जाओगे, ऐसे वाले जितने भी हैं, तो वो 2 या 3 या 4 क्लाउज के होते हैं, यानी 4 पार्ट के।
यानी कि अगर कोई भी 4 पार्ट के होंगे 4 वर्ब चाहिए मेन वर्ब, 2 क्लाउज के हैं 2 मेन वर्ब चाहिए, 3 क्लाउज के हैं 3 मेन वर्ब चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने पहले बता दी हैं। अब समझते हैं इस बात को फिर से कि एक से कंडीशनल क्लाउज एक से अधिक क्लाउज का बना होता है। साधारणतः 2 होते हैं, जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं 2 पे ही आते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा था इस क्वेश्चन को, इसमें 2 क्लाउज थे। एक शर्त वाला पार्ट था, शर्त वाला जो भाग था इसे हमने कहा था सबऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है। और एक था हमारा परिणाम वाला भाग जो हम चाहते थे, ये हो गया प्रिंसिपल क्लाउज, ठीक। ये जो चीज है तो कितने क्लाउज का हो गया? 2 क्लाउज। अब जरा कितने वर्ब हैं? एक तो है वर्क, इफ यू विल वर्क हार्ड, तो ये जो वर्क है हमारा एक वर्ब है। दूसरा यू विल पास द एग्जाम, विल पास हमारा दूसरा वर्ब है। यानी 2 क्लाउज का सेंटेंस है ये, तो कितने वर्ब चाहिए? 2 वर्ब चाहिए। ये चीजें 3 क्लाउज का होगा तो 3 वर्ब, 4 क्लाउज का होगा तो 4 वर्ब। अब देखिए जो प्रिंसिपल क्लाउज होता है दोस्तों, यानी वो परिणाम वाला भाग उसे कहते हैं, वो क्या है? वो रिजल्ट देता है, उसका अपना पूरा अर्थ होता है, ठीक है ना। वो अपने अर्थ के लिए सबऑर्डिनेट क्लाउज पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है यानी शर्त वाला भाग, उसका अपना, अगर वो अकेले आए सेंटेंस में तो उसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। वो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए, वो अपने सेंस को पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लाउज पे डिपेंड होता है। जैसे इफ यू विल वर्क हार्ड, अगर मैं इतने पार्ट को ही लूँ, इस पार्ट को पढ़िए, इफ यू विल पास द एग्जाम, तुम परीक्षा पास कर जाओगे। अगर आप टेंस देखा होगा तो एक सिंपल सा वाक्य है, तुम परीक्षा पास कर जाओगे, मैं खाना खा लूंगा, मैं पटना जाऊंगा, ये सब सिंपल सेंटेंस है। इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई चीज़ कमी है, ठीक है ना, किसी चीज़ की कमी हो या कुछ घट रहा हो। लेकिन अगर मैं इस पार्ट को पढ़ूं, इफ यू वर्क हार्ड, जरा पढ़िए, यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे या यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, तो आपका दिमाग अपने आप कहेगा यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ये जो पार्ट है अगर इसे पढ़ा जाए अपने आप में तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसका जो अर्थ है कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट सेंस है, जबकि इसका जो अपना आप सेंस होता है कंप्लीट होता है। तो इसे फिर से पढ़िए, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो क्या हो जाएगा? कठिन परिश्रम करोगे तो तुम एग्जाम को पास कर जाओगे। यानी कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है ये प्रिंसिपल क्लाउज पे क्या कर रहा है? ये प्रिंसिपल क्लाउज पे डिपेंडेंट है। यानी जो सबऑर्डिनेट क्लाउज वाला भाग है वो क्या है? प्रिंसिपल क्लाउज पे डिपेंडेंट है। लेकिन जो प्रिंसिपल क्लाउज है उसका सबऑर्डिनेट क्लाउज पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, लेकिन प्रिंसिपल क्लाउज का जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट वाला पार्ट है, इसको पूरा करना है तो आपको कठिन परिश्रम करनी पड़ेगी, ये अलग चीज़ है। लेकिन मैं अगर उसके सेंस की बात करूं तो जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है, इफ वाला भाग होता है, इसका अपना अकेले में कोई अर्थ नहीं होता है। इसको अगर पूरे कंप्लीट सेंस देना है तो ये वाला भाग भी चाहिए। यानी कि सबऑर्डिनेट क्लाउज जो होता है प्रिंसिपल क्लाउज पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इस बात को समझिएगा, ये सब चीज़ें बेसिक हैं, आपको समझनी है। दूसरा, जो प्रिंसिपल क्लाउज होता है ये क्या है? ये परिणाम है, ये रिजल्ट का भाग है, ठीक है ना। अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो परीक्षा पास कर जाओगे। भैया हमने अगर कड़ी मेहनत का काम किया तो उसका रिजल्ट क्या है? परीक्षा पास हो जाएगा आदमी। और ये क्या है? हमारा शर्त है, शर्त यानी कंडीशन, ठीक है ना। तो इस चीज को बोलते हैं कंडीशन। कंडीशनल क्लाउज में अक्सर कुछ शब्द लगे रहते हैं, जैसे इफ है, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, आफ्टर, बिफोर, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है भाई, यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे, तो ये इफ वाला जो वर्ड है वो कंडीशन है, वो शर्त है। और जो मेन यानी प्रिंसिपल क्लाउज है वो क्या है? रिजल्ट है, ठीक है। यानी आप शर्त को पूरा कर देंगे तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जितने भी सबऑर्डिनेट क्लाउज हैं उनके पीछे साधारणतः शर्त सूचक शब्द लगे रहते हैं। जैसे इस सेंटेंस में इफ यू वर्क हार्ड में क्या है? इफ लगा है। कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस को उल्टा भी लिख दिया जाता है, जैसे इफ यू वर्क हार्ड, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज है,
और यू विल पास द एग्जाम ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज है, ठीक है ना। इफ यू वर्क हार्ड यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप पास कर जाएंगे। जनरली सेंटेंस में कभी कभी उल्टा भी देता है, जरूरी नहीं कि आपको ऐसा ही दे, बिल्कुल आप समझदारी से काम करें, ऐसा भी दे सकता है, यू विल पास द एग्जाम आप परीक्षा पास कर जाएंगे। इफ यू वर्क हार्ड यदि आप कड़ी मेहनत कड़ी परिश्रम करेंगे तो। अब ये आगे आ गया, ये पीछे हो गया, मतलब अब प्रिंसिपल क्लाउज कहाँ आ गया, आगे, ठीक है ना। और सबऑर्डिनेट क्लाउज कहाँ चला गया, वो आ गया पीछे। तो जरूरी नहीं कि पहले सबऑर्डिनेट आए बाद में प्रिंसिपल, पहले प्रिंसिपल भी आ सकता है बाद में सबऑर्डिनेट। बस इस बात का ध्यान रखना है, सबऑर्डिनेट क्लाउज जहाँ भी होगा उसमें शर्त सूचक शब्द है, तो यहाँ पे शर्त सूचक शब्द है तो ये सबऑर्डिनेट या कंडीशनल क्लाउज भी बोलते हैं। यहाँ पे शर्त सूचक शब्द है तो ये सबऑर्डिनेट या कंडीशनल क्लाउज भी बोलते हैं इसको, क्योंकि शर्त है तो कंडीशन है। और जिसमें शर्त सूचक शब्द नहीं है, जैसे इस वाले पार्ट में नहीं है, ये प्रिंसिपल हो गया, इस वाले पार्ट में नहीं है तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लाउज। कुछ अन्य शर्त सूचक शब्द भी आपको मिल सकते हैं, आफ्टर, बिफोर, बहुत सारे हैं। तो देखिए, इफ का मतलब यदि, प्रोवाइडेड का मतलब होता है, प्रोवाइडेड का मतलब बशर्ते, यानी यदि आप शर्त को पूरा करते हैं, बशर्ते, शर्त के साथ, या शर्त ये है एज सुन एज, यानी जैसे ही या ज्यों ही, ठीक है ना। एज सुन एज यू कम हेयर, जैसे ही आप यहाँ आएंगे, ज्यों ही आप हॉस्पिटल पहुँचेंगे हम आपको एडमिट कर लेंगे, तो ये हुआ एज सुन एज। वेन का मतलब जब, कब नहीं, कब वाला सिस्टम होता है अलग चीज में, जब सबऑर्डिनेट वाला काम करता है तो इसका अर्थ आता है जब, या यदि भी होगा, ऐसा भी मान के चलो। बट फोर साथ में ही है, बट फोर साथ में, बट फोर का मतलब होता है के बिना, के बिना, किसी भी चीज के बिना कहा जाएगा बट फोर। अनलेस जब तक कि नहीं, ये होता है शर्त का सूचक होता है, ठीक है ना। और अनटिल जब तक नहीं, ये होता है समय का शर्त बताता है, समय से संबंधित, जब तक आप नहीं आएंगे मैं पैसे नहीं दूंगा, ये होगा समय का। तो वैसे ही चीज़ है अनलेस और अनटिल जो है ये भी शर्त सूचक शब्द है। और भी बहुत सारे आपको मिल सकते हैं, जैसे आफ्टर भी हो सकता है, बिफोर भी हो सकता है। आगे देखते हैं, जितने भी सबऑर्डिनेट क्लाउज है दोस्तों, यानी सबऑर्डिनेट क्लाउज को कंडीशनल क्लाउज भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लाउज में शर्त सूचक शब्द लगा रहता है, कंडीशन है, तो इसको क्या बोलते हैं कभी कभी, कंडीशनल क्लाउज। इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल क्लाउज भी बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी कंडीशनल क्लाउज हैं उसमें किसी चीज का प्रयोग नहीं होता, वो क्या है, मोडाल्स। कौन कौन है, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, आउट टू, ठीक है ना, मस्ट, ये सब है मोडाल्स। जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उनके सबऑर्डिनेट यानी कंडीशनल पार्ट में जहाँ पे शर्त सूचक शब्द लगा रहे वहाँ मोडाल्स नहीं लगाना चाहिए। जैसे ये सेंटेंस पढ़िए, इफ़ यू विल वर्क हार्ड, यदि आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आप परीक्षा पास कर जाएंगे, यू विल पास द एग्जाम, तो यहाँ हो जाएगा गलत। सबऑर्डिनेट क्लाउज है ना ये, और इसमें हम मोडाल्स का प्रयोग कभी मत करना। मोडाल्स का प्रयोग होगा तो कहाँ होगा, प्रिंसिपल में होगा, जरूरी नहीं कि हो, लेकिन होगा तो कहाँ होगा, प्रिंसिपल में होगा। कंडीशनल क्लाउज या सबऑर्डिनेट क्लाउज में मोडाल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। जब भी आपको शर्त सूचक शब्द वाले भाग में या कंडीशनल में या सबऑर्डिनेट क्लाउज में मोडाल्स दिखे तो उसको काट देना है, मोडाल्स वहाँ नहीं लगता। और जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब लगाएंगे, वर्ब आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम देखेंगे, इन्हीं पे बेस्ड। देखिए, इफ ही विल, और ये सारे क्वेश्चन जो है एसएससी में आए हुए हैं। देखिए, इफ ही विल वर्क हार्ड, यदि वो कड़ी मेहनत करता है या करेगा, ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस, यदि वो कड़ी मेहनत करेगा तो निश्चित ही, श्योरली का मतलब निश्चित ही, उसे पसंद की जॉब मिल जाएगी, मनपसंद जॉब पा लेगा। यदि वो कड़ी मेहनत करेगा तो निश्चित ही उसे मन की नौकरी मिलेगी। ये हुआ सेंटेंस का अर्थ, समझते हैं। यदि वो कड़ी मेहनत करेगा, इफ ही विल वर्क हार्ड, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए ये है हमारा कंडीशनल पार्ट,
शर्त सूचक वाक्य, शर्त सूचक शब्द। तो इसको कैसे करेंगे भाई? तो इसको ऐसे करेंगे कि जो भी सबऑर्डिनेट क्लाउज है, कैसे सही होगा, जो भी सबऑर्डिनेट क्लाउज है उसमें कभी भी शैल विल का प्रयोग होगा, मोडाल्स का, कैन कुड मे माइट का नहीं होता। अभी बताया ना कि कोई भी सबऑर्डिनेट क्लाउज, कंडीशनल क्लाउज जहाँ शर्त सूचक शब्द लगा रहे, तो इसमें बताओ ये पार्ट, यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे, ये तो शर्त है, और ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस, मतलब उसे अपनी पसंद की जॉब मिल जाएगी, ये तो रिजल्ट हो गया। यानी ये हो गया शर्त, ये हो गया रिजल्ट। तो जो शर्त है उसको बोलते हैं कंडीशनल क्लाउज या सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज में मोडाल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, तो विल काट देंगे। लेकिन फिर भी सेंटेंस आंसर तो आ जाएगा कि ये सही है, लेकिन सेंटेंस अब भी गलत है। क्यों? क्योंकि ही के साथ वर्क लगता है या वर्क्स लगेगा, वर्क्स लगाएंगे, तो इफ ही वर्क्स हार्ड करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो, बिफोर द पुलिस विल कम यू शुड बेटर गेट द एंटिसिपेटरी बेल। पुलिस के आने से पहले अच्छा होगा कि तुम बेल ले लो। बेल का मतलब जमानत, मतलब कोई गलत काम किसी से हो गया, कोई अपराध हो गया, तो उसे कोई आदमी सलाह दे रहा है। सेंटेंस को समझिए कि इससे पहले कि पुलिस आए, इससे पहले कि पुलिस आए तुम बेल ले लो। हमारा मकसद है बेल लेना, लेकिन बेल कब लेना है, शर्त क्या है, पुलिस आने से पहले ले लो, नहीं तो जेल चल जाओगे बेकार में। इसलिए हमारा मकसद तो है ही बेल लेना, लेकिन कब, पुलिस आने से पहले। तो यहाँ बिफोर द पुलिस विल कम जो है, तो ये बिफोर जो है हमारा शर्त सूचक शब्द है। यहाँ पे यदि था, यहाँ पे के पहले लेना है। शर्त क्या है, लीजिए बेल, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुलिस से पहले ही ले लो तो सुरक्षित रहोगे। ये सलाह दिया जा रहा है, और सलाह में हमने आपको पहले ही बताया है शुड का प्रयोग होगा, शुड बेटर, अच्छा होगा अगर आप ये काम कर ले। तो ऐसे कंडीशन में बिफोर के बाद वाला दो पार्ट है, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज या कंडीशनल क्लाउज, और ये यू शुड बेटर गेट एंटिसिपेटरी बेल, आपको जमानत ले लेनी चाहिए। यानी कि क्या है, हम जो चाहते हैं हमारा रिजल्ट है, यानी प्रिंसिपल क्लाउज। और बिफोर द पुलिस विल कम क्या हो गया, कंडीशनल, और कंडीशनल क्लाउज में शैल विल यानी मोडाल्स का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो ये पार्ट ए हमारा जो गलत था, ये हमारा आंसर होगा। इफ वी विल हीट ड्राई आइस इट टर्न्स टू वेपर, यानी यदि हम बर्फ को गर्म करेंगे, ड्राई आइस मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। ठीक है, यदि हम ड्राई आइस को गर्म करते हैं, इट टर्न्स टू वेपर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, भाप बन जाएगा। तो जो सूखी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ड्राई आइस भी बोलते हैं। तो जैसे ही अगर आप उसको गर्म करेंगे वो क्या बन जाएगा, भाप में बदल जाएगा। दो सेंटेंस है, अब ध्यान से देखो, भाप में कब बदलेगा, जब गर्म करेंगे तब। तो शर्त क्या है भाप में बदलने की, गर्म करना पड़ेगा। अगर ठंडा ही रखेंगे तो फिर भाप में कैसे बदलेगा, नहीं बदलेगा ना, तो उसको गर्म करना पड़ेगा, यानी गर्म करना हो गया शर्त। यानी इट टर्न्स टू वेपर जो है मेरे भैया, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लाउज, ये पार्ट हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, यानी कंडीशनल। और कंडीशनल में क्या शर्त सूचक है, यहाँ पे इफ है। जो कंडीशनल क्लाउज होता है उसमें मोडाल्स का प्रयोग नहीं होता। इफ वी हीट, हीट्स होगा क्या, नहीं, वी के साथ V1 ही लगता है, इसलिए हीट ही होगा। दूसरा चीज आप देख रहे होंगे इधर कोई मोडाल्स है इस पार्ट में, यहाँ क्यों नहीं है, तो भैया अगर सूखी बर्फ को गर्म करोगे वो सीधे वेपर बनता है, वेपर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि वो नेचुरल ट्रूथ है भैया, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा V1 V5 लेता है, ये हमने आपको टेंस में बताया है। ठीक है, इसलिए विल टर्न इनटू वेपर नहीं लगाएंगे, जैसे आप बाकी क्वेश्चन में देख रहे हैं, इट टर्न्स टू वेपर। क्यों, क्योंकि यह सीधी बात है कि बर्फ को गर्म करोगे बन जाएगा भाप। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी नहीं बदलेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ चाहे किसी भी दशा में हो, कंडीशनल, सपोजिशनल, ये वो पास्ट कुछ भी, तो V1 V5 लेता है। हाँ, गलती क्या है, इफ वाले पार्ट में कभी मोडाल्स का प्रयोग नहीं करते। अगला क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बता रहा हूं सारे प्रीवियस ईयर हैं। ही विल टेल यू अबाउट इट, वो तुम्हें, ही विल टेल यू अबाउट इट, इसके बारे में बताएगा जब वो वापस आएगा। कब बताएगा भैया, बताएगा, वो तुम्हें इसके बारे में बताएगा। ठीक है, कब बताएगा, व्हेन का मतलब जब, व्हेन का मतलब जब वो वापस
आएगा फिर तुम्हें बताएगा। यानी यहाँ पे व्हेन क्या है, शर्त सूचक शब्द है। अब बाकी अभी मैंने बताया था ना कि कभी प्रिंसिपल आगे होता है तो कभी पीछे होता है, पहचानना कैसे है, ये है शर्त सूचक शब्द। अगर ये शर्त सूचक शब्द है तो कंडीशनल क्लाउज ये हो गया और प्रिंसिपल क्लाउज ये हो गया। अब ये अगर कंडीशनल क्लाउज है शर्त सूचक तो उसमें मोडाल्स होगा नहीं, विल कट जाएगा। अब फिर कभी गलती क्या, आंसर तो ये सी हो जाएगा, सी पार्ट हमारा। फिर भी गलती क्या है, गलती ये है मेरे दोस्त कि अगर विल कट गया तो ही कम होगा या ही कम्स होगा, यानी ही कम्स बैक, ध्यान रखना। अगला सेंटेंस देखो, व्हेन आई विल गेट बैक, जब मैं वापस आऊंगा, ठीक है। आई शैल पे बैक द मनी दैट आई बोरोड फ्रॉम यू लास्ट मंथ, जब मैं वापस आऊंगा, एक बात शर्त है, आई शैल पे बैक द मनी, मैं तुम्हें वो पैसे लौटा दूंगा जो मैंने तुमसे पिछले महीने लिए थे। मैं वापस आऊंगा तो क्या करूंगा, उन पैसों को लौटा दूंगा जो मैंने लिए थे, ठीक है। पैसे कब लौटाऊंगा, जब वापस आऊंगा तब, और नहीं आया तो नहीं लौटाऊंगा। यानी कि पैसे लौटाने की क्रिया का शर्त है मेरा वापस आना। तो मेरा वापस आना मतलब क्या हो गया, ये जो व्हेन है ये हमारा शर्त सूचक शब्द है, और ये अगर शर्त सूचक शब्द है यानी कंडीशनल यानी सबऑर्डिनेट क्लाउज, इसमें मोडाल्स होगा क्या, विल नहीं लगेगा, और आई के साथ गेट लगता है, तो ये होगा आंसर हमारा। अगला है आई विल मीट हिम व्हेन ही विल कम, मैं उससे मिलूंगा। आई विल मीट हिम, मैं उससे मिलूंगा कब, जब वो आएगा, व्हेन ही विल कम। अब यहाँ देखो शर्त सूचक शब्द अब यहाँ लग गया, यानी ये कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल पार्ट यानी सबऑर्डिनेट क्लाउज मोडाल्स लेगा नहीं लेगा, तो ही कम होगा या ही कम्स होगा, तो यहाँ कम्स करना पड़ेगा। ये था एक पार्ट जो सिंपल एरर आते थे। अब बाकी आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में, क्वेश्चन में, सॉरी, ये एक पार्ट था। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर को लेके। देखिए भैया, कंडीशनल सेंटेंसेस के कई प्रकार हैं। पहला जैसे प्रेजेंट कंडीशनल कुछ बोलते हैं, पास्ट कंडीशनल, टाइप 2, टाइप 3, किसी बुक में टाइप 1, 2, 3, किसी में प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, सुपर सपोजिशनल टाइप के क्वेश्चंस। यानी कुछ प्रकार ऐसे हैं जो एक ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसको किसी ने अलग अलग टाइप 1, टाइप 2, 3 नाम दे दिया, लेकिन हमें समझना कैसे है। मान लेंगे टाइप 1 प्रेजेंट कंडीशनल, पास्ट कंडीशनल, ये तो बस ऐसे ही नाम के लिए है, चीज़ें आगे आ रही हैं, समझते हैं। देखो प्रेजेंट कंडीशनल बोलना, टाइप 1 टाइप 2 में कंफ्यूज हो सकते हैं। प्रेजेंट कंडीशनल क्या है, ठीक है। इफ आई कम टू दिल्ली आई शैल मीट यू, इसका सही अर्थ क्या होगा, यदि मैं दिल्ली आता हूं तो तुमसे मिलूंगा नहीं, इसका अर्थ होगा यदि मैं दिल्ली आऊंगा, इफ आई कम टू दिल्ली, ठीक है, यदि मैं दिल्ली आऊंगा, आई शैल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा, यदि मैं दिल्ली आऊंगा तो मैं आपसे मिलूंगा। तो इसमें दो पार्ट हैं, एक पार्ट है कंडीशन वाला, कौन वाला, इफ आई कम टू दिल्ली, कब मिलोगे, जब दिल्ली आऊंगा तब, नहीं आओगे तो नहीं मिलूंगा। यानी ये आई कम टू दिल्ली जो पार्ट है ये है शर्त वाला, यानी ये है कंडीशन, ठीक है। यानी कंडीशन मतलब सबऑर्डिनेट क्लाउज। अभी सबऑर्डिनेट क्लाउज के बारे में ज़्यादा नहीं जानना, जितना बताया उतना परफेक्ट है। तो इफ वाला पार्ट हो गया कंडीशन, उसे बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लाउज, नाम ही है, नाम से ही समझो बस। तो अगर सबऑर्डिनेट क्लाउज की मैं बात कर रहा हूँ और ये आई शैल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा, काम क्या है आपसे मिलना, तो भैया ये हो गया प्रिंसिपल क्लाउज। तो कभी भी ऐसा प्रेजेंट कंडीशनल में क्या होता है कि यदि मैं आऊँगा तो मिलूंगा, ये दोनों काम जो हो रहा है किसका हो रहा है, फ्यूचर का हो रहा है। ये जो काम हो रहा है वो कहाँ का हो रहा है, फ्यूचर का हो रहा है, फ्यूचर टेंस में, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इफ वाले पार्ट में देखिए कम है ना, तो इफ वाले पार्ट में हमेशा सब्जेक्ट के बाद देखिएगा V1 या V5 लगाना है। यानी जो कंडीशन वाला पार्ट है उसमें क्या लगेगा, वो V1 या V5 लगेगा, और जो प्रिंसिपल क्लाउज है, जो रिजल्ट वाला पार्ट है, उसमें सब्जेक्ट के साथ शैल विल प्लस V1 आता है। शैल विल प्लस V1 किस में आएगा, रिजल्ट वाले पार्ट में। रिजल्ट वाला पार्ट यानी प्रिंसिपल क्लाउज, ठीक है ना। तो जो
ये पार्ट है हमारा, देख रहे हो शर्त वाला यानी कंडीशनल क्लाउज, वो हमारा क्या बनाएगा, सब V1 V5 लेगा, और जो रिजल्ट वाला पार्ट है शैल विल प्लस V1 लेगा। और जरूरी नहीं कि इसे ऐसे ही लिखा जाए, हो सकता है ये चीज पहले आ जाए, आई शैल मीट यू पहले आ जाए, और बाद में आए इफ आई कम टू दिल्ली। तो जरूरी नहीं कि आगे ही रहे, पीछे भी जा सकता है, लेकिन जब भी पीछे जाएगा तो इफ वाला पार्ट जो है वहां पे V1 या V5 चला जाएगा, और प्रिंसिपल क्लाउज आगे आ गया तो शैल विल प्लस V1 यहाँ आ जाएगा। यानी इस पार्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट के साथ शैल या विल प्लस V1 आगे आ गया है तो इफ वाला जो पार्ट है वो कहाँ जाएगा, पीछे, यानी इफ प्लस सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 लगाएंगे। ठीक है। दूसरा, अभी क्या है कि कभी कभी जो है कुछ क्वेश्चंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग करते हैं। किस क्लाउज में, इफ क्लाउज में, यानी जो V1 V5 की जगह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अभी टेंस जाके देखना क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी इज एम आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है इज एम आर प्लस वर्ब का चौथा रूप, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है ना, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट भी लगा सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का भी प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कौन होता है, हैज़ या हैव प्लस V3, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो जरूरी नहीं कि हमेशा V1 V5 आए, कभी कभी इज एम आर प्लस V4 या हैज़ है प्लस V3 भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर है, बहुत कम आते हैं ऐसे प्रश्न। 90% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 10% यहाँ से आते हैं। अब शर्त ये है कि ये वाला जो प्रेजेंट वाला कब लगाएंगे, अगर हमने देखा कोई आदमी कोई काम को कर रहा है और हम उसे किसी और काम करने की सलाह दें। कोई आदमी एक कार्य कर रहा है, कोई एक कार्य कर रहा हो और हम उसे क्या दें, उसी कार्य के स्थान पर, ठीक है ना, उसी कार्य के जगह अन्य कार्य करने की सलाह दें। देखिए कोई आदमी किसी एक काम को कर रहा हो, हम उसे कहें इससे अच्छा तुम वो काम कर लो, ठीक है ना, इस काम को जो कर रहे हो उससे अच्छा वो काम कर लो, दूसरा काम कर लो, तो वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम्पल्स आगे हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल्स क्या है, इफ यू आर लुकिंग फॉर टैक्सी, यदि आप टैक्सी का इंतजार कर रहे हो, यानी आप टैक्सी के लिए वेट कर रहे हो, टैक्सी का इंतजार कर रहे हो, यू शुड बेटर या वुड बेटर, शुड बेटर वुड बेटर मतलब अच्छा होगा, ये कर लो। यू शुड बेटर टेक ट्रेन, अच्छा होगा आप ट्रेन ले लो। अगर आप टैक्सी का इंतजार कर रहे हो तो बेहतर होगा कि ट्रेन ले लो, जल्दी आ जाएगी, जल्दी चले जाओगे, फालतू में काहे टाइम खराब करोगे, कहते हैं ना लोगों को ऐसा। तो ऐसे सेंटेंसेज में जहाँ कोई आदमी क्या काम कर रहा है, टैक्सी का इंतजार कर रहा है, एक काम कर रहा है, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो हम उसको सलाह दे रहे हैं इस काम को छोड़ के दूसरा काम करो, ये टैक्सी का इंतजार छोड़ो, उसकी जगह क्या ले लो, ट्रेन ले लो। मतलब उसी जो काम कर रहा है उसको छोड़ के दूसरा काम करने की सलाह दे रहे हैं। ये शर्त सूचक नहीं है, क्योंकि चूंकि ये कंफ्यूज कर सकता है आपको, इसलिए ये बताया। यदि आप टैक्सी का इंतजार कर रहे हो ना तो बढ़िया होगा ट्रेन ले लो, तो इसमें शर्त कहाँ है, शर्त क्या है, यदि आप कड़ी मेहनत करोगे तो परीक्षा पास कर जाओगे, यानी हम कड़ी मेहनत करेंगे तो परीक्षा पास कर जाएंगे। भैया अगर हम टैक्सी का इंतजार करते ही रहे तो ट्रेन नहीं पकड़ाएगी ना, तो पता है। तो ये है सलाह वाली बात, ये जो है ना दोस्तों, ये सलाह देने की बात आई। तो ऐसे कंडीशन में इफ पार्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी इज एम आर के साथ वर्ब का ING रूप, जिसे V4 भी कहते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है। इफ यू आर लुकिंग फॉर राजू, अगर आप राजू का इंतजार कर रहे हो तो यू विल फाइंड हिम इन पार्क, आपको वो पार्क में मिलेगा। अरे भैया इंतजार छोड़ो, पार्क में जाओ ना, वो मिल जाएगा। यानी हम कर रहे हैं इंतजार करना बंद करो और पार्क में जाकर ढूंढो, वो मिलेगा तुम्हें।
इसका मतलब क्या है, इंतज़ार करने से हम उसे सलाह दे रहे हैं कि इंतज़ार छोड़ो, और उसे क्या दे रहे हैं, दिमाग कि पार्क में वो है, जाके मिल तो लो, ये चीज़। और दूसरा आता है प्रेजेंट परफेक्ट वाला। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ करना है? मान लो कि दो काम है, एक काम है शर्त वाला, ठीक है, और एक है रिजल्ट वाला, दो पार्ट होता है ना भाई। तो जैसे ही शर्त पूरा होगा तभी रिजल्ट आएगा। एक तो है यदि आप कड़ी मेहनत करोगे तो परीक्षा पास कर जाओगे, मान लो थोड़ा कम मेहनत की है तो भी परीक्षा पास कर सकते हैं। ये वाला जो हुआ नेचुरल प्रेजेंट कंडीशनल, जिसमें V1 V5 लगाते हैं। एक काम ऐसा है कि दूसरा कभी नहीं हो सकता जब तक शर्त पूरा ना हो। तो कैसे? यदि तुमने काम को समाप्त कर लिया है, इफ यू हैव फिनिश्ड द वर्क, अगर आपने काम को समाप्त कर लिया हो तभी जाने देंगे, अगर काम नहीं समाप्त हुआ तो जाने नहीं देंगे। इस टाइप के सवाल, ठीक है ना। यदि आपने काम को समाप्त कर लिया है तब आप जा सकते हैं, यानी दूसरा काम तभी आप कर सकते हैं जब पहला क्या हो, कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज, हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। कहाँ? इफ क्लाउज में, सबऑर्डिनेट क्लाउज में, कंडीशनल क्लाउज में। देखिए प्रश्न ये है कि वी विल कम टू नो द ट्रुथ, हम लोग सच्चाई को जानेंगे कब? जब इन्वेस्टिगेशन समाप्त हो जाएगी या इन्वेस्टिगेशन समाप्त होने के बाद। अगर किसी का मर्डर हो जाता है तो सच्चाई कब पता चलेगी? जब पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लेगी तब पता चलेगी, सबूत जुटा लेगी, तो हाँ भैया इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, इसने मर्डर किया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है जांच पूरी होने के ठीक बाद पता चलेगी, पहले नहीं चल सकती। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम ऐसे कंडीशन में आफ्टर वाले पार्ट में इन्वेस्टिगेशन फिनिश करेंगे नहीं, जैसे इन्वेस्टिगेशन फिनिश होगा सच्चाई पता चलेगी, यानी इस काम होने के बाद ये होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हैव फिनिश्ड कर देंगे, ठीक है ना, यानी हैज है प्लस V3। लेकिन एक चीज, इन्वेस्टिगेशन हैज फिनिश्ड होगा, सॉरी। देखो इफ वी विल ड्राई आइस इट टर्न्स वेपर, अभी बता दिया है इसको। इफ द गवर्नमेंट विल मेक स्ट्रिक्ट लॉ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल इम्प्रूव। अब गलती आप खुद बता सकते हैं, दो पार्ट होता है। यदि गवर्नमेंट जो है कठोर कानून बनाती है, यदि जो सरकार है वो कठोर कानून बनाती है तो लॉ एंड ऑर्डर यानी शांति व्यवस्था जो है क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो भैया दो पार्ट है, इफ़ वाला पार्ट सबऑर्डिनेट क्लाउज यानी कंडीशनल क्लाउज या इफ़ क्लाउज बोलते हैं। इसमें क्या मोडाल्स लगता है? नहीं लगता है, तो इफ गवर्नमेंट मेक्स हो जाएगा। अगला सवाल, आई विल नॉट कम इन केस इट विल रेन, मैं नहीं आऊँगा, कब नहीं आऊँगा? अगर वर्षा हुई तो, इन केस यदि, इन केस का मतलब यदि, अगर, मैं नहीं आऊँगा कब? यदि बारिश हो गई तो इन केस यानी कि ये शर्त वाला पार्ट है ना, तो जो शर्त वाला पार्ट होता है वो होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज या कंडीशनल क्लाउज या इफ क्लाउज, कुछ भी बोलिए, उसमें क्या नहीं लगता, विल नहीं लगेगा। लेकिन इट के साथ रेन होगा या रेन्स होगा, रेन्स होगा। अगला देखिए, आई शैल टेक यू फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, मैं आपको एक लॉन्ग ड्राइव पे ले जाऊंगा। कब? आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग, जब आप मीटिंग से वापस आ जाएंगे। यानी आफ्टर यहाँ पे जो है वो क्या है भैया, शर्त सूचक शब्द है, शर्त सूचक शब्द है आफ्टर। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैं आपको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाऊंगा, कब ले जाऊंगा? जब आप वापस आएंगे मीटिंग से, यानी शर्त है मीटिंग से वापस आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं ले जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में जो शर्त सूचक शब्द है ये बनाता है कंडीशनल क्लाउज या सबऑर्डिनेट क्लाउज, जिसमें हम शैल विल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बचा, विल कट जाएगा तो क्या होगा, यू रिटर्न, हाँ ठीक है, फ्रॉम द मीटिंग। आगे देखो, और दूसरा चीज, जिस पार्ट में प्रिंसिपल क्लाउज में शैल विल प्लस V1 लगता है, तो शैल विल प्लस V1 है, टेक। दूसरे क्लाउज में क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ V1 या V5। अगर विल काट देंगे तो क्या बचेगा, V1, यू के साथ तो V1 लगता है, तो सही हो जाएगा। आगे देखिए, व्हेन यू कंप्लीट योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन, जब आप अपनी सर्विस को पूरी कर लेंगे तब आपको
रिटायर हो जाएंगे और आपको क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा। यानी जब आप अपनी सेवा काल को पूर्ण कर लेंगे आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, तो भैया कौन आदमी को रिटायर होता है, मतलब रिटायर कब होता है, जब आदमी, और पेंशन कब मिलता है, जब आदमी रिटायर होता है तो पेंशन मिलता है। और रिटायर कब होता है, जब उसकी सेवा समाप्त हो जाती है। सरकार एक आयु निर्धारित करती है कि भैया आपकी जो सेवा काल है वो 58 साल है, आपका जो सेवा काल का अंतिम उम्र जो है वो 60 साल है। तो 60 साल जैसे ही पूरे होंगे आप रिटायर होंगे, और रिटायर होंगे तो पेंशन मिलेगा। यानी रिटायर होने के लिए शर्त ये है कि पहले आपको कंप्लीट करना पड़ेगा सर्विस, यानी सर्विस कंप्लीट होगा तभी, इसके ठीक बाद, यानी इस काम को पूरा होने के बाद ये वाला काम हो। तो एक होता है शर्त वाला, एक होता है एक काम को पूरा होने के बाद ही दूसरा काम हो। तो वो वाला पार्ट में हम क्या करते हैं कि जो इफ क्लाउज है या कंडीशनल क्लाउज है उसमें हम लगाते हैं V1 या V5 की जगह हम लोग क्या करते हैं, हैज़, हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। तो व्हेन यू कंप्लीट योर सर्विस की जगह व्हेन यू हैव कंप्लीटेड करेंगे। व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन। आगे देखते हैं, When I shall see him, जब मैं उससे देखूंगा या जब मैं उससे मिलूंगा, I shall tell him, मैं उसे बताऊंगा। कुछ भी बताना वो अलग बात है। तो यार कोई भी एक सेंटेंस में एक और बात बताता हूँ, सिंपल, एक दो क्लाउज वाले किसी सिंगल सेंटेंस में दो मोडाल्स नहीं लगाते किसी भी सेंटेंस में, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ शैल लग गया है, ये प्रिंसिपल क्लाउज है। प्रिंसिपल कैसे है, इसके साथ शर्त सूचक शब्द है, नहीं है। यहाँ है शर्त सूचक शब्द व्हेन, तो व्हेन वाले पार्ट में कंडीशनल क्लाउज में शैल विल का प्रयोग होगा नहीं। अब आई के बाद सी V1 लेता है, सही है। अब आते हैं पास्ट कंडीशनल की तरफ बढ़ते हैं। पास्ट कंडीशनल क्या है, बताया जाता है यदि तुमने ये काम किया होता, ठीक है ना, तो ये काम हो जाता। अगर तुमने इस काम को किया होता तो ये काम हो जाता, यानी कि दोनों में से कोई काम नहीं हुआ। इसका बेसिक सेंस ये है। हिंदी करो, इफ़ यू केम टू दिल्ली, अगर तुम दिल्ली आए होते तो मैं तुमसे मिला होता, ना तुम दिल्ली आए ना मिला। मतलब जो पास्ट कंडीशनल होता है वो एक पुराने ज़माने यानी पास्ट में बताता है, अगर तुमने ये काम को किया होता तो ये काम पूरा होता। मतलब इस दोनों काम हुआ ही नहीं और समय क्या है, पार हो गया। ये इसका सेंस है। अब समझते हैं इसका स्ट्रक्चर। जो इफ़ वाला पार्ट है, इफ़ क्लाउज है, कंडीशनल क्लाउज है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है, उसमें सब्जेक्ट के बाद V2 आता है, ठीक है। और दूसरा वाला जो पार्ट है दोस्त, उसमें सब्जेक्ट के बाद वुड प्लस V1 आता है। जो इफ क्लाउज है उसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप आएगा। दूसरा वाला जो पार्ट है जो प्रिंसिपल क्लाउज है, ठीक है ना, उसमें वुड प्लस V1 आएगा। अब जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल क्लाउज पीछे रहे, ये आगे हो सकता है, ये भी पीछे जा सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर वही रहेगा। स्ट्रक्चर क्या है, इफ क्लाउज में सब्जेक्ट के बाद V2 आएगा और जो प्रिंसिपल क्लाउज है उसमें सब्जेक्ट के बाद वुड प्लस V1 होगा। इफ क्लाउज या सबऑर्डिनेट क्लाउज, इसे कंडीशनल क्लाउज भी, इफ क्लाउज भी कहते हैं। कुछ सवाल देखिए। इफ आई हैड मनी आई विल हैव लेंट इट टू हर। अब इस सवाल को पहले मैं ये पूछता हूँ कि मान लो अगर आपने कंडीशनल नहीं पढ़ा हो तो भी ये बता सकते हो कि गलती कहाँ है, सिर्फ 10th चैप्टर से, या सिर्फ वर्ब पढ़ा होगा तो भी आप एरर डिटेक्ट कर सकते हो। कैसे, मैंने कहा था भैया कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट में हो तो उसमें शैल का प्रयोग, विल का प्रयोग, कैन का प्रयोग और मे का प्रयोग नहीं करते हैं। हमने वर्ब में बताया था कि अगर सेंटेंस पास्ट हो तो उसमें शैल का प्रयोग नहीं करते, विल का प्रयोग नहीं करते, कैन का प्रयोग नहीं करते और मे का प्रयोग नहीं करते। मे को बदल देते हैं माइट में, कैन को बदल देते हैं कुड में, विल को बदल देते हैं वुड में और शैल को बदल देते हैं शुड में। ये हमने बताया था। तो अगर उस तरीके से क्वेश्चन को बनाना चाहो, आंसर लाना चाहो तो आप ला सकते हो। हेड क्या है, V3 है, V2 है, तो चेक करेंगे हेड के बाद वर्ब है क्या, तो देखेंगे मनी मतलब पैसा, पैसा कोई काम है नहीं है ना, ये नाउन है, यानी हेड क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब यही हेड ही है, ठीक है। अगर हेड प्लेड होता तो, अगर हेड प्लेड होता
तो देखो प्लेड होता मेन वर्ब और हेड होता ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन यहाँ तो ये नाउन है ना, आगे कोई वर्ब ही नहीं है, मतलब यही नाउन है, सॉरी यही प्रिंसिपल वर्ब है। तो ये हमने पहले बताया था प्रिंसिपल वर्ब पहचानना, जाके वर्ब चैप्टर को पढ़िए। तो ये वर्ब प्रिंसिपल वर्ब है, अब अकेले आया है, इसके साथ कोई ऑक्सिलरी नहीं है, तो ऑक्सिलरी नहीं है तो ये V2 होगा या V3? V2 होगा। ऑक्सिलरी होता तो ये V3 होता, तो ये V2 है यानी पास्ट है। V2 का मतलब क्या होता है? पास्ट है। अगर ये सेंटेंस पास्ट है तो विल होगा, वुड होगा, ऐसे ही बना देते। लेकिन ये सेंटेंस हमने आंसर तो ले आते, लेकिन सही सेंटेंस नहीं। अगर ये यही क्वेश्चन इंप्रूवमेंट का होता तो गलत कर जाते, एरर बना देते। सही कैसे होगा? हैड मनी है ना भैया, हैड जो है ये यहाँ पे क्या आ रहा है? V2 का सब्जेक्ट कौन है? आई, यानी ये पार्ट सब्जेक्ट प्लस V2 का है, तो दूसरा पार्ट क्या होना चाहिए था? वुड प्लस V1 होना चाहिए था, कि वुड है V3 होगा, वुड प्लस V1, यानी आई विल हैव लेंट की जगह आई विल का बन जाएगा क्या? वुड, और लेंट की जगह लेंड होता है, लेंड, लेंट और लेंट, ये होता है V1, ये होता है V2, ये होता है V3, यानी कि वुड के बाद V1 लगाना है। लेंट का, लेंट मतलब उधार देना, तो ये होता है। अब इसका अर्थ क्या है? यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें इसे उधार, पैसे को उधार दे देता। इफ यू सॉ अ टाइगर, सी सॉ सीन, सी सॉ सीन, ये सॉ कैमा रूप है? V2 है, ये तो सीधे पता चल गया। V2 का मतलब सेंटेंस पास्ट में, तो विल का प्रयोग ना करके उठ कर देते। एक दूसरा, चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ V2 लगा है, तो दूसरा पार्ट में क्या होगा? वुड प्लस V1, तो यहाँ देखो विल की जगह क्या करेंगे? वुड कर देंगे, और इसके बाद V1 कहाँ है? व्हाट योर रिएक्शन, रिएक्शन TION एक नाउन होता है, जिस वर्ड के अंत में TION है वो नाउन होगा, और ये B है, B का मतलब क्या? V1 है ना भैया, तो ये हो गया, विल को बदल देंगे वुड में, आगे V1 लगाएंगे, तो यहाँ पे एरर है। इफ आई हैड 2 हाउसेस, यदि मेरे पास 2 घर होते, तो घर कोई काम है नहीं। देखिए अगला सेंटेंस, इफ आई हैड 2 हाउसेस, यदि मेरे पास 2 घर होते, आई वुड हैव गिवन 1 टू यू, मैं आपको 1 दे देता। अगर मेरे पास 2 घर होते मैं आपको 1 दे देता। स्ट्रक्चर देखो, यहाँ हैड क्या है? आई हो गया सब्जेक्ट, हैड V2 है या V3 है? हैव, हैड, हैड, V2 भी होता है V3, लेकिन ये अकेले आया है ना, इसके साथ कोई ऑक्सिलरी वर्ब तो है नहीं, तो नहीं है तो ये V2 हो गया। चूंकि ये V2 है तो वुड प्लस V1 लगना चाहिए, तो वुड है, लेकिन हैव गिवन की जगह, गिवन की जगह यहाँ क्या होना चाहिए? गिव होना चाहिए, हैव गिवन की जगह, ठीक है ना, तो सही होगा। आगे, इफ बोथ ऑफ यू, यहाँ इफ जो है ये है, और सब्जेक्ट कौन है? बोथ ऑफ यू। इफ बोथ ऑफ यू, ऐसा कंफ्यूज मत होना, इफ है सब्जेक्ट, सॉरी सर्वसूचक शब्द, बोथ ऑफ यू तुम दोनों, चर्चा किसकी हो रही है? तुम्हारी नहीं, सिर्फ तुम दोनों की हो रही है, तो बोथ ऑफ यू स्टूड, स्टैंड, स्टूड, स्टूड, स्टूड जो है V2 हो सकता है या तो V3, बिना ऑक्सिलरी के आया है, इसलिए सब्जेक्ट के साथ ये क्या लगा है? V2 लगा है। तो दूसरे पार्ट में क्या होना चाहिए? वुड प्लस V1 होना चाहिए। दूसरे पार्ट में इफ यू हैव स्टूड ऑन द टेबल, इट वुड हैव ब्रोकन होगा या इट वुड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे पार्ट सी में एरर है, ये होगा इट वुड ब्रेक, क्योंकि वुड के बाद लगाना है V1। पास्ट परफेक्ट कंडीशनल। अब देखेंगे भैया, अगर इफ क्लाउज में हैड प्लस V3 का प्रयोग हो, इफ क्लाउज में हैड प्लस V3 का प्रयोग हो, तो प्रिंसिपल क्लाउज में वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अर्थ समझो, यदि तुमने कड़ी मेहनत की होती, इफ यू हैव वर्कड हार्ड, यदि तुमने कड़ी मेहनत की होती, यू वुड हैव पास द एग्जाम, तुम एग्जाम पास कर जाते। मतलब क्या हुआ? ये बीते हुए समय में कर रहे हैं, अगर तुम बच्चा थे जब, तब मेहनत करते तो पास कर जाते, मतलब ना तुमने मेहनत की ना तुम पास किए, ठीक है ये। लेकिन उस समय अतीत में शर्त की बात हो रही है। एक चीज और, एक तो ऐसे आ सकता है, इफ यू हैव वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास द एग्जाम। दूसरा ऐसे लिख सकते हैं, यू वुड हैव पास द एग्जाम, इसके बाद ये पार्ट आ जाए, ये तो पहले चर्चा हो चुकी है। लेकिन इसी स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे?
इफ अगर ना आए फिर भी ये शर्त बताएगा, बिना इफ के भी आ सकता है। आप कहेंगे कैसे सर, फिर पहचानेंगे कैसे? तो इसका तरीका ये होगा, सब्जेक्ट के पहले हैड चला जाएगा। हैड जो है वो कहाँ चला जाएगा? सब्जेक्ट के पहले, और इफ हट जाएगा। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। कैसे? या सब्जेक्ट के पहले इफ, सब्जेक्ट हैड है तो हैड आएगा पहले, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट और V3, और बाकी इधर का सारा सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। तो कैसे देखेंगे? इफ़ यू वुड हैव वर्कड हार्ड, इसको बन जाएगा हैड आ जाएगा आगे, इफ़ की जगह हैड आ जाएगा और यू वर्कड हार्ड। यदि तुम कड़ी मेहनत करते, इसका अर्थ वही रहेगा, अर्थ नहीं बदलेगा। लिखने में कंफ्यूजन आता है, अर्थ नहीं बदलता है। ऐसा लग रहा है इफ़ गायब हो गया, नहीं, इफ़ की जगह अब कौन आ गया है? हैड आ गया। हैड का भी काम कर रहा है, और किसका कर रहा है? इफ़ का। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। तो हैड प्लस यहाँ वर्क जो है V3 है, तो दूसरे पार्ट में देखिए यू वुड और हैव और पास्ट ये V2 होगा या V3 होगा? तो देखिए इसके साथ एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है तो क्या होगा? V3। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस V3, यहाँ हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 हो तो वुड हैव V3, या इफ के बाद सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 हो तो वुड हैव V3। ये होता है, दो स्ट्रक्चर हैं जो आगे पीछे किसी भी तरह से आ सकते हैं। देखिए हैड ही इन्वाइटेड मी या इफ ही हैड इन्वाइटेड मी, दोनों सेम होगा। हैड ही इन्वाइटेड मी यदि उसने मुझे बुलाया होता, या इफ ही हैड इन्वाइटेड मी यदि उसने मुझे बुलाया होता, पास्ट की बात कर रहे हैं। यदि उसने मुझे बुलाया होता, आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन, मैं फंक्शन में जाता, अटेंड करता। यानी यहाँ हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 है, ठीक है, हैड सब्जेक्ट V3, तो यहाँ के वुड हैव V3 है, हाँ है, यानी सेंटेंस क्या है? अपने आप में सही है। ये भी SSC का सारा क्वेश्चन है भाई। इफ आई हैड कॉल्ड, इफ प्लस हैड प्लस V3 हो गया, इफ प्लस हैड प्लस V3, तो वुड इन्फॉर्म होगा या वुड हैव इन्फॉर्म्ड होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लाउज में वुड हैव V3, यानी वुड हैव इन्फॉर्म्ड। इसी प्रकार से स्ट्रक्चर वाइज देखिए, क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए। इफ वाले पार्ट में वुड हैव V3 लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। इधर भी वुड हैव V3 है, गलत हो गया। सही क्या होगा? इफ सी वुड हैव की जगह हैड कम हो जाएगा, हैड कम केम कम, इफ सी हैड कम। इसी प्रकार इसको सोल्व कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आप खुद से सोल्व कीजिए भाई, ठीक है, ये सब एक जैसे हैं। अगला एक टाइप आता है बट फोर। बट फोर का मतलब होता है के बिना। सेंटेंस को पढ़िए। बट फॉर योर हेल्प मतलब आपकी मदद के बिना, योर हेल्प मतलब आपकी मदद, और बट फॉर मतलब के बिना। तो आपकी मदद के बिना क्या होता? आई वुड हैव लॉस्ट ऑल माई मनी, मैं अपने सारे पैसे बर्बाद कर देता, खो देता, मेरे सारे पैसे डूब जाते। यानी इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप मदद नहीं करते, आपकी मदद के बिना मेरे पैसे डूब जाते, मतलब आपने मदद की और मेरे पैसे बच गए। ये है सेंस। स्ट्रक्चर देखो, जैसे क्वेश्चन बनाना है। देखो बट फोर के बाद अगर सब्जेक्ट आता है तो दूसरा पार्ट वही फॉलो करेगा, वुड हैव प्लस V3। क्या फॉलो करेगा? वुड हैव प्लस V3। क्वेश्चन देखो, दोनों SSC में है। बट फॉर हिज हेल्प मतलब उसकी मदद के बिना, द पेशेंट वुड हैव डाइड, रोगी क्या हो गया होता? मर गया होता। उसकी मदद के बिना रोगी मर गया होता, मतलब उसने मदद की और रोगी बच गया। अब बट फोर से सेंटेंस सब्जेक्ट आए तो दूसरे पार्ट में क्या है? वुड हैव प्लस V3 लगता है, सही है। यहाँ देखो बट फॉर हिज प्रॉम्प्ट एक्शन मतलब तत्काल कार्रवाई, तुरंत कार्रवाई। अगर आप तुरंत कार्रवाई नहीं करते तो मेनी पीपल, बहुत सारे लोग, वुड हैव लॉस्ट देयर सेविंग, अपनी जो बचत है, उनके जो रुपए हैं सारे डूब जाते। यानी बट फोर के बाद सब्जेक्ट आया है तो वुड हैव V3 है, मतलब सेंटेंस क्या है? सही है। अगला पार्ट है फिक्शनल, जो कल्पना, फिक्शन मतलब होता है कल्पना। क्या होता है? कल्पना। तो फिक्शनल है, काल्पनिक चीजें हैं। ऐसा मान लेते हैं, इसमें सर तो कहानी नहीं होती, इसमें क्या होता है? मान लो अगर ये होता, तो ऐसी चीजें कहलाती हैं काल्पनिक। जैसे इफ आई वेयर वर्ड,
यदि मैं चिड़िया होता, इफ आई वे अ बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ता। न तुम चिड़िया बन सकते हो भैया, न आकाश में उड़ेगा, जमीन पे सही से तो चल लो। खैर, तो ऐसे स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, सब्जेक्ट कुछ भी हो, इज एम आर वाज वेयर, सब्जेक्ट कुछ भी हो, इफ वाले पार्ट में हमेशा, इफ वाले पार्ट में सब्जेक्ट कुछ भी हो, वहां क्या लगाएंगे, वेयर। आर कहाँ से आ गया यार, इफ आई वेयर ए वर्ड होना चाहिए था, आर वर्ड नहीं, इफ आई वेयर ए वर्ड। सब्जेक्ट कुछ भी हो, इफ के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ड, और जो वो बनना चाहता है जो भी। दूसरे पार्ट में सब्जेक्ट के बाद वुड आएगा और प्लस V1 आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वुड आएगा V1, और इफ वाले पार्ट में सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आएगा, वेयर। ये होता है कल्पना की बातें, इसे काल्पनिक सेंटेंस या फिक्शनल या सपोज कर लो, मान लो, सपोजिशनल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हमने हैड को क्या किया था, इफ आई हैड को, इफ आई हैड प्लस V3 था तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 कर दिया था। यहाँ पे वेयर जो अगर बाहर चला आया तो इफ हट जाएगा, अगर इफ रखना है तो वेयर अंदर रहेगा, अगर वेयर बाहर आ गया तो इफ हट जाएगा। जैसे वेयर आई अ वर्ड, अब यहाँ मान लो इसका मतलब वही रहेगा, सिर्फ दिखने में अलग है, अर्थ वही है। यदि मैं चिड़िया होता, वेयर आई ए बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता मैं आकाश में उड़ सकता था, यानी अगर सब्जेक्ट के पहले वेयर आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद उड प्लस V1 दूसरे पार्ट में होगा। इफ आई वेयर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, ठीक है ना, यदि मैं तुम बन जाऊं, ऐसा कुछ। तो इफ आई वेयर यू, तो वेयर है तो वुड गिव होगा या वुड गिवन, तो ऐसे कंडीशन में वुड प्लस V1 लगाते हैं तो वुड गिव होना चाहिए, ठीक है ना। इफ आई वाज यू, आई वुड नॉट टॉलरेट हिम, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे छोड़ता नहीं। तो क्या है, इफ आई वाज होगा, हमेशा क्या लगाएंगे, किसी भी हाल में किसका प्रयोग करेंगे, वेयर का, वर्ड का, जो भी जिसको बोलना हो। इफ आई वाज यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता मैं उसे सबक सिखाता, आई वुड टीच हिम अ लेसन, तो यहाँ वाज की जगह क्या करेंगे, वेयर। इफ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, ना तुम प्रधानमंत्री हो भैया, ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, कल्पना छोड़ो। आई विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर, मैं गरीबों के लिए मदद करता, तो भैया ऐसा संभव है, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो गरीबों की मदद करता, भैया होते तब तो। ऐसे कंडीशन में विल की जगह क्या करेंगे, वुड प्लस V1, तो विल वर्क की जगह वुड वर्क। अब वैसे भी यहाँ पास्ट है तो आपको पता है कैसे बनाना है, वर्ब चैप्टर वाले से ही सोल्व कर देंगे, आंसर ले आएंगे, लेकिन सही इंप्रूवमेंट तो भाई आपको चैप्टर समझने से होगा। देखो, इफ आई वाज अ मिलेनियर, यदि मैं करोड़पति होता, आई वुड सपोर्ट द मिलेनियम काउज प्रोजेक्ट, मैं करोड़ों के चीज़ों को सपोर्ट करता, बहुत अच्छी अच्छी काम करता, जो भी है, अर्थ जो निकालना है निकालो। यदि मैं क्या होता, करोड़पति होता, मिलेनियर, तो वाज की जगह क्या करना पड़ेगा, वेयर, हमेशा कभी भी वाज नहीं लगाएंगे ऐसे कंडीशन में। इज एम आर वाज वेयर, सॉरी, ही आई यू सी कुछ भी हो, लगाना तो वेयर ही पड़ेगा काल्पनिक सेंटेंसेस में। अब देखो कुछ और पॉइंट्स है, कुछ और तरह के सवाल आते हैं इस चैप्टर से। सुपरफ्लुअस यानी आवश्यकता से अधिक, कोई चीज़ ऐसी होती है जो फालतू लगा दिया जाए, ज़रूरत से ज़्यादा उसे काट दिया जाता है। जैसे रिटर्न बैक में बैक को काट देते हैं, उसी प्रकार रिटर्न का मतलब वापस आना, बैक मतलब पीछे, तो वापस आगे जाता है कि पीछे ही आएगा। सपोज का मतलब मान लो, यदि, अरे भैया मान लो मतलब हम मान लिए, यदि ये राजा होता, मान लो यदि ये राजा होता, तो दोनों ही शर्त सूचक वाक्य, या तो सपोज रहो या तो इफ रहे, तो ऐसे में सपोज काट दो, सिर्फ किसको रखेंगे, इफ को रखेंगे, ठीक है। अगर मान लो पहले ही निगेटिव सेंटेंस है, उसके अंदर ना आ गया है, तो फिर दोबारा से नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे। जैसे लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो, लेस्ट का मतलब नहीं तो, उसके साथ भी नॉट नहीं लगाते। कहीं अनलेस दिखे, अनटिल दिखे, वहां भी नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन से देखो एक चीज और, अनलेस और अनटिल क्या है। अनलेस जो है भैया शर्त सूचक शब्द है, और अनटिल जो है समय सूचक शब्द है। जैसे
आई विल या शैल जो भी है, वेट हेयर अनटिल ट्रेन कम्स। देखो अनटिल में दो टिल, आई शैल वेट हेयर अनटिल ट्रेन कम्स। देखो मैं इंतज़ार करूंगा जब तक ट्रेन नहीं आती। तो ट्रेन नहीं आती कब तक? ट्रेन आने के समय तक इंतज़ार करूंगा, ठीक है ना। ये हुआ समय सूचक शब्द है और अनटिल का स्पेलिंग गलत है, UNTIL, ठीक है। और टिल जो होता है TILL होता है। तो अनटिल में क्या लगाना है, ये एक्स्ट्रा एल लग गया है, तो UNTIL ही सही होता है, ठीक है, TILL नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, करना क्या है, अनटिल जो है समय बताता है और अनलेस जो होता है शर्त का सूचक होता है, शर्त बताता है, ठीक है। जब तक वो मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो भैया माफ़ी मांगना कोई समय है, पता नहीं कब मांगेगा। माफ़ी मांगना कोई समय थोड़ी है, वो तो एक शर्त रख दिया हमने। और जब तक ट्रेन नहीं आती तो ट्रेन आने का एक समय होता है, समय तक इंतजार करेंगे। कुछ गलतियां देखेंगे, अनलेस के साथ हमने बताया था निगेटिव सेंटेंस है, नॉट नहीं लगेगा, ए पार्ट में इरर। अनटिल द ट्रेन विल नॉट, अनटिल है निगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगेगा, नहीं लगाएंगे। सपोजिंग इफ, सपोज के साथ ही, इफ के साथ सपोज का प्रयोग नहीं करते, अभी बताए हैं। देखो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सपोज इफ, सपोज काट दो। अनलेस ही विल नॉट, यहाँ नॉट लगेगा, नहीं लगेगा, अनलेस वाले पार्ट में नहीं लगेगा। हाँ दूसरे पार्ट में लगेगा, अनलेस वाले पार्ट में नहीं लगेगा, ये ध्यान देना। जैसे यहाँ अनटिल द ट्रेन विल नॉट में अनटिल वाले पार्ट में नहीं लगाएंगे, बाकी पार्ट में लगाएंगे। आई विल वेट फॉर यू अनलेस यू कम, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, कब तक? जब तक तुम नहीं आते। तो तुम नहीं आती एक समय है, तो क्या है, अनटिल, ठीक है। यू विल नॉट गेट वेल अनलेस यू विल नॉट, तो अनलेस वाले में नॉट लगाएंगे। और दूसरा चीज विल का प्रयोग करेंगे अनलेस वाले में, क्योंकि अनलेस अनटिल भी तो शर्त है ना, तो वहाँ भी तो मोडाल्स नहीं लगेगा। यहाँ देखो जैसे पिछले सवालों को देखो ध्यान से, तो अनलेस वाला में विल लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये खुद भी तो शर्त सूचक शब्द है भैया। इसके पीछे सवाल देखो, अनटिल द ट्रेन कम, ये भी तो कंडीशन है, तो विल नहीं लगेगा, समझे ना, विल लगेगा ना नॉट लगेगा। सपोजिंग इफ में सपोज नहीं लगेगा। वेयर सी आई, यदि मैं उसकी जगह होता, इफ के बजाय क्या हो गया, वेयर ही पहले आ गया है, इफ का भी काम करेगा। तो वेयर शी आई, यदि मैं उसकी जगह होता, सी विल नॉट अलाउ, तो विल होगा या वुड होगा? वेयर सी आई में वुड प्लस V1 लगाएंगे, वुड अलाउ होगा, वुड नॉट अलाउ। देखो इफ क्लाउज में साधारणतः देखो कभी भी मोडाल्स का प्रयोग नहीं करते, एक ही कंडीशन होता है। एक कंडीशन ऐसा होता है कि शुड, जैसे वेयर आ गया है, तो वहाँ पे उस वेयर की जगह क्या आ सकता है, शुड आ जाएगा। जैसे हैड आगे आया था, वहाँ पे भी शुड आ जा सकता है। शुड यू रिक्वायर एनीथिंग, यदि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, शुड यू रिक्वायर एनीथिंग में शुड का मतलब क्या होता है, इफ होता है, ठीक है ना। यदि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, डू कॉल मी, मुझे कॉल कर लेना। इफ़ यू शुड रिक्वायर एनीथिंग, यदि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तुम मुझे कॉल कर लेना। एक ही है ये अकेला, कौन है, शुड है। कभी कभी आता है, शायद एक सवाल आया है कभी, ध्यान नहीं है मुझे, तो ये आ सकता है, ख्याल रखना। अब भैया वुड के स्थान पे आपने देखा होगा, वुड है प्लस V3, वुड प्लस V1, तो वुड के स्थान पे दूसरे मोडाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? अगर कहीं संभावना दिखानी हो तो मे माइट का, अगर कहीं सजेशन किसी को देना है, शुड का, आउट टू का, अगर ड्यूटी दिखानी है, मस्ट का, शुड का कर सकते हैं, क्षमता दिखाना है, कैन कुड कर सकते हैं, क्षमता अगर प्रेजेंट में दिखाना है, कैन का करेंगे, पास्ट में दिखाना है, शुड का करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ों को प्रयोग कर सकते हैं, और इन चीज़ों की विशद चर्चा हमने की है कहाँ, मोडाल चैप्टर में, तो आप जाके पढ़िए। इसीलिए मैंने कहा था कोई भी चैप्टर आप पढ़िए तो वर्ब को पहले देखिए, टेंस देखिए, फिर मोडाल्स इस पे आइए, कंडीशनल। अब कुछ मोडाल्सों का पास्ट नहीं होता है, अभी मैंने बता दिया था किसका नहीं होता है, पास्ट में शैल नहीं आता है,
इसकी जगह क्या करते हैं, शुड में कर देते हैं। कैन का प्रयोग नहीं करते हैं, इसकी जगह क्या करते हैं, कुड का पास्ट में होता है, कैन का प्रेजेंट में करते हैं। मे की जगह प्रयोग करते हैं माइट का, और विल की जगह प्रयोग करते हैं वुड का। यानी कि शैल, कैन, मे और विल ये पास्ट में प्रयोग नहीं होते, इनको चेंज कर देंगे। अगर शैल है तो शुड में, कैन है तो कुड में, मे है तो माइट में, विल है तो वुड में। कुछ क्वेश्चन देखो, सपोज ही डज नॉट एग्री, मान लो वो सहमत नहीं होता है। डज यहाँ पे कौन सा रूप है, पांचवा है ना, तो सपोज है, इफ की जगह सपोज आ गया, कोई बात नहीं। इफ क्लाउज में V5 आया है तो इधर क्या हो सकता था, शैल विल प्लस V1 होना चाहिए था, लेकिन हम बताए थे अगर कोई क्षमता हो, संभावना हो, कुछ दिखाना हो तो ऐसे में कैन कुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो सपोज शी डज नॉट एग्री, डज है यानी क्या है, प्रेजेंट में, तो इसकी जगह क्या कर देंगे, कैन वी डू, कैन का प्रेजेंट में और कुड का पास्ट में करेंगे, अभी बताया। इफ ही ट्राइड अगेन, यदि वो फिर से प्रयास करता, ही कैन पास द एग्जाम। अरे भैया ट्राइड है ना, यानी V2 यानी पास्ट है, तो कैन होगा या कुड होगा, कुड होगा। इफ ही ड्रोव, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, ड्रोव V2 है, तो यहां पर अगर ड्रोव V2 है तो कैन होगा या कुड होगा, कुड होगा। इफ आई हैड सीन, इफ यू हैड सीन मी, यदि तुमने मुझे देखा होता तो तुम्हें कार रोकनी चाहिए थी और मेरी मदद करनी चाहिए थी। तो ये सलाह दे रहे हैं, अगर तुमने देखा होता तो तुम्हें कार रोकनी चाहिए थी। तो सलाह देने में वुड का प्रयोग करते हैं या शुड का, शुड का। वुड हैव बीन की जगह शुड हैव बीन, तो ये सेंटेंस क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ क्या भाव आ रहा है, सलाह का, सजेशन का। आई टोल्ड हर, मैंने उसे कहा था, व्हेन शी केम टू दिल्ली, जब वो दिल्ली आएगी या आती, आई वुड शो हर ऑल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, मैंने उससे कहा था कि जब वो दिल्ली आएगी तो मैं उसे सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स दिखाऊंगा। तो ध्यान से देखना, आई टोल्ड हर एक अलग बात है, ये हटा दो। व्हेन शी केम टू दिल्ली, जब वो दिल्ली आती तो मैं उसे सारे जगह घुमाता, दिल्ली घुमाता, बहुत सारी चीज़ें दिखाता, ऐतिहासिक स्थल दिखाता। तो भैया ये हो गया V2, तो वुड प्लस V1, ठीक तो है, वुड प्लस V1 भी ठीक है सेंटेंस। यू कैन स्केल दिस हाई पीक, हाई पीक मतलब ऊंची चोटी, स्केल मतलब चढ़ना, आप इस ऊंची चोटी पे चढ़ सकते हो, यानी क्षमता बता रहा है। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब बशर्ते। अब हमने हमेशा बताया है, कभी भी सबऑर्डिनेट क्लाउज में मोडाल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। अब ये वाला पार्ट ठीक, इसके बाद वाला हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज, इसमें मोडाल्स नहीं आएगा। यू विल वियर की जगह यू वियर होगा, ठीक है ना। तो भाई ये चैप्टर हुआ समाप्त। जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट मैंने करवाए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और प्रैक्टिस करते रहो दोस्तों, पढ़ते रहो, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस में बने रहते हो तो सारी चीज़ें आपके लिए इतनी आसान हो जाती हैं। अगर आप यही प्रैक्टिस को 6 महीने लगातार जारी करोगे, खास करके इंग्लिश में अगर 6 महीने लगातार अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, तो मुझे नहीं लगता अगर छूट भी जाए तो कोई ज़्यादा, मुश्किल से 10 दिन में आप उसको रिकवर कर जाओगे, पूरे के पूरे 10 दिन में रिकवर कर जाओगे। इंग्लिश एक ऐसा चैप्टर है, अगर इसको अच्छे से समझ लो जिस तरह से मैंने बताया है, तो आप 10 दिन में रिकवर कर जाओगे। अगर 6 महीने अच्छे से कर लो और 6 महीने छूट जाए फिर, तो 10 दिन में रिकवर हो जाएगा, कोई ज़्यादा इशू नहीं रहेगा, नंबर कमेगा नहीं। इंग्लिश में, मैथ में आपको लगातार प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी, तो ये चीज़ होती है। जीएस में भूल सकते हो, ठीक है ना। इंग्लिश में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि इंग्लिश प्रैक्टिस के साथ पढ़ना होता है। आप रट भी रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो। मैथ में हमेशा प्रैक्टिस चाहिए, जीएस में आप सिर्फ रटते हो, प्रैक्टिस नहीं हो पाती। इसलिए इंग्लिश क्या है, प्रैक्टिस के साथ आप याद करते हो ना, तो ये दिमाग में ज़्यादा फिट बैठता है। इसलिए भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि चैनल को आप जब सब्सक्राइब करते हो हमारा मनोबल बढ़ेगा, तो भैया और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।